ये क्या है? प्रीति उपहार, मतलब के प्यार का तोहफा। कैसा तोहफा? अरे 20-25 साल पहले शादी के मौके पर ऐसे छपे हुए उपहार देने का आम रिवाज था। ये वही कागज है, खजांची धनंजय मंडल ने मुझे दिया है। क्या बात है, साफ साफ बताओ ना, कश्मीर घूमने जा सकते हैं या नहीं? पहले ये सुनो, कुमारी सुचित्रा का शुभ विवाह उषा नाथ के साथ। बाद में एक बकवासी कविता, नीचे कविता लिखने वाले का नाम, धनंजय मंडल और सुचित्रा एम्पोरियम के अन्य कर्मचारी, कलकत्ता 17 फरवरी 1935। अरे तो इसमें क्या है, इतना फूले क्यों समा रहे हो? इसी में तो सब कुछ है, सत्यकाम की मौत के रहस्य का समाधान। इस कविता में? ओहो मूर्ख हो तुम, इस कविता में नहीं, शादी की तारीख में, 17 फरवरी 1935। वो समझे नहीं, मेरी बात सुनो। सत्यकाम ने अपने पैदा होने की तारीख बताई थी ना, मालूम है ना? हाँ बताई थी, लेकिन मुझे याद नहीं। मुझे याद है, तुमने अपनी डायरी में शायद नोट किया होगा, देखो। हाँ, लेकिन इस तारीख और सन से सत्यकाम की मौत का क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। तारीख देखी? हाँ, 7 अगस्त 1935 लिखा है। उषानाथ की शादी हुई थी 17 फरवरी, सत्यकाम का जन्म हुआ 7 अगस्त, 6 महीने बाद। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन है ना? हाँ, नामुमकिन है। तो सत्यकाम उषानाथ का लड़का नहीं है। तो फिर किसका लड़का है? ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस तारीख और सन से सत्यकाम की मौत का क्या संबंध है भाई? ओहो, सत्यकाम का खून उषानाथ ने किया है। क्या? आप धनंजय बाबू से मिलने गए थे? हाँ गया। क्यों मिलने गए थे? जो कुछ भी जानने गया था पता चल गया। क्या जानने गए थे? सब पता चल गया है उषानाथ बाबू, यहाँ तक के दरवाजे पर रूपहरी चक्का क्यों चिपकाया गया था वो भी। जो कुछ भी पता लगा है उसे अदालत में साबित कर सकते हैं? आपकी शादी की तारीख और सत्यकाम के जन्म की तारीख को छोड़कर बाकी सब तो साबित करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, सिर्फ जानना चाहता हूँ। सत्यकाम ने मुझे अपनी मौत के बारे में छानबीन करने को कहा था, और कुछ नहीं। बाबू, सत्यकाम का खून करना क्यों जरूरी था, आप जानना चाहते हैं? हाँ जरूर। सन 1923 में रमाकांत चौधरी ने सुचित्रा एम्पोरियम की स्थापना की। उनके एक ही संतान थी, सुचित्रा। उसी के नाम पर उन्होंने दुकान का नाम भी रखा। उषानाथ बाबू ने एक मामूली सेल्समैन की हैसियत से सुचित्रा एम्पोरियम में नौकरी की। तब उनकी उम्र करीब 21 या 22 की होगी। गरीब घर का अनाथ लड़का था, दिखने में सुंदर और मेहनती। फिर 2 साल नौकरी करने के बाद उषानाथ बाबू की किस्मत खुल गई। एक दिन रमाकांत चौधरी ने उषानाथ को अपने पास बुलाया और कहा कि वो अपनी इकलौती बेटी की शादी उषानाथ से करना चाहते हैं। उषानाथ को तो जैसे धरती पर चांद मिल गया। कुछ दिनों के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। उषानाथ बाबू के सहकर्मियों ने प्रीति उपहार के तौर पर एक मलमल जैसे कागज पर कविता छपवाकर उन्हें भेज दी। वही कागज आज मुझे खजांची धनंजय मंडल ने दिया। लेकिन शादी की पहली रात को ही उषानाथ बाबू को पता चल गया कि रमाकांत चौधरी ने अपनी इकलौती बेटी की शादी एक करीब मामूली कर्मचारी से क्यों की। शादी की रात सुचित्रा 3 महीने की गर्भवती थी और पूरी रात उषानाथ बाबू ने कुर्सी पर बिताई। अगले सवेरे वो रमाकांत बाबू से जा मिले और कहा कि आपका मकसद पूरा हो गया, अब मुझे छुट्टी दीजिए। लेकिन रमाकांत बाबू भी इस स्थिति के लिए तैयार थे।
उन्होंने उषानाथ बाबू से कहा कि उन्हें कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे उनका भी मुकाला हो। बेहतर ये होगा कि वो चुपचाप सब कुछ सह ले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। साथ में उन्होंने उषानाथ बाबू के हाथ में एक वकालतनामा रख दिया, जिसके मुताबिक सुचित्रा एम्पोरियम में उषानाथ बाबू भी बराबर के हिस्सेदार बने। उन्होंने कहा, आज तो मेरा हुक्म चलता था, अब कल से तुम्हारा भी हुक्म चलेगा। उषानाथ बाबू का सर चकरा गया। किसका नहीं चकरा था? इतनी धन दौलत को वे ठुकरा न पाए। अब वो अपने ससुराल में ही रहने लगे, लेकिन सुचित्रा के साथ उन्होंने कोई संबंध नहीं रखा। दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे। फिर 1 महीने बाद रमाकांत बाबू अपनी बेटी को लेकर विलायत चले गए। कहा, लड़की बीमार है, इलाज के लिए इंग्लैंड जाना जरूरी है। और 1 साल के बाद वो लौटे। सुचित्रा की गोद में अब एक बच्चा था, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि वो बच्चा 2 महीने का है या 5 महीने का। अब धीरे धीरे सत्यकाम बड़ा होने लगा। उसकी रगों में किसी धूर्त और दुष्चरित्र बाप का खून था, और वो भी बिल्कुल वैसा ही अपने अज्ञात बाप की तरह निकला, लापरवाह और उज्जड़। जब वो 19 साल का हुआ तो रमाकांत चौधरी चल बसे और सुचित्रा एम्पोरियम का आधा हिस्सा उसे मिला। तब उसे अपने जन्म के रहस्य के बारे में पता चला। वो अपनी माँ और उषानाथ बाबू से नफरत करने लगा और उन्हें खरी खरी सुनाने लगा। लेकिन उसकी मनमानी इतनी बढ़ गई थी कि सुचित्रा एम्पोरियम का दिवाला निकलने की नौबत आ गई थी। और फिर एक दुकान में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि सत्यकाम ने उसकी बेटी की इज्जत लूटी है, वो उसे छोड़ेगी नहीं। तब उषानाथ बाबू ने फैसला कर लिया कि सत्यकाम को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन सत्यकाम भी बहुत तेज लड़का था। वो उनका मकसद समझ गया, लेकिन अपने आप को बचा नहीं सका। अगर वो पुलिस के पास जाता तो अपने जन्म का रहस्य खोलना पड़ता। इसीलिए वो मेरे पास आया, लेकिन मुझे भी ये नहीं बता पाया कि कौन उसका खून करना चाहता है। उसे कहना पड़ता ना मुझे कि वो लावारिस है और उसकी मां उल्टा है, लेकिन वो मुझे अपनी जन्म की तारीख दे बैठा, और यही उसकी मृत्यु रहस्य की चाबी है। जिस रात सत्यकाम का खून हुआ वो दिन शनिवार का था, और शनिवार को सत्यकाम अक्सर देर से लौटता था। उस रात करीब 10:30 बजे जब सारे नौकर खाना खा चुके थे तो उषानाथ बाबू चुपके से नीचे आए और दरवाजे पर एक रूपहरा चक्का चिपकाकर वापस ऊपर चले गए। अपनी बत्ती बुझाई और बालकनी में इंतजार करने लगे। करीब आधे घंटे बाद सत्यकाम आया। फाटक से दरवाजे का रास्ता जो है वो अक्सर अंधेरे में रहता है, इसलिए उन्होंने अपनी टॉर्च चलाई। दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाया तो देखा कि नीचे चांदी के गोल सा कुछ चमक रहा है। नीचे झुककर देखा और तभी अपनी बालकनी से उषानाथ बाबू ने उन पर गोली चलाई। रिवॉल्वर की गोली सीधा सत्यकाम की पीठ से घुसकर उसकी सीनों की हड्डियों में जा फंसी। वह मुंह के बल वहीं का वहीं गिर पड़ा। टॉर्च जल्दी की जल्दी रह गई। जाने से पहले वो मुझसे कह गए कि करीब 21 साल से जैसे वो और उनकी पत्नी शमशान की जिंदगी जी रहे हैं। अब पिछला सब कुछ भुलाकर वो अपना जीवन एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि उनकी जिंदगी की कहानी किसी के सामने मत दोहराओ, उन्हें जीने का एक मौका दो। अब तुम ही बताओ मैं क्या